इतने सारे जो ब्लैक बॉक्सेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, if I can request everyone to switch on their cameras for just a couple of minutes so that I don't feel like I'm talking to 16 black boxes, that would be extremely helpful. And it also tells me who's actually at the desk. असल में मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे ये काफ़ी आदत है अपने स्टूडेंट्स को छेड़खानी करने की। तो मैं आप लोगों को जो है तंग करता रहूँगा ड्यूरिंग द सेशन, ताकि आप लोग जागे भी रहें, और अगर ज़्यादा नींद आ रही हो तो मुझे बता दें, ताकि मैं अपना कुछ फेस वेस चेंज करूँ, कुछ गूगलीज डालूँ, कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करूँ आप लोगों के लिए। So we have some interesting names coming up, and I look forward to actually connecting with you guys on LinkedIn. आप लोग प्लीज़ एक गुजारिश है, फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट मत भेजिएगा। आई डोंट यूज़ फेसबुक अ लॉट, बट पता नहीं कल रात से जो है मुझे 200 रिक्वेस्ट आई हैं। वो कल जो इवेंट हुआ है यहाँ स्टार्टअप ग्राइंड का कराची में, उसमें अर्जिश की को पता नहीं कितने लाखों लोगों की फॉलोइंग है, उन्होंने मेरा नाम टैग कर दिया है, मेरे लिए एक अजियत बन गई है। सुबह से मैं, मतलब कल रात से बेसिकली मैं लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। यू डोंट वांट टू बी रूड एंड जस्ट डिलीट द इनवाइट, बट फेसबुक इज is different for me. I use LinkedIn a lot. I'm on LinkedIn 24/7, literally 24/7. My wife calls LinkedIn my other wife because I use it so much, and because it's such a great networking platform. So आप सबसे गुजारिश है कि please do connect with me on LinkedIn. Now, with your permission, Wonder Oil is having technical problems. My camera is not turning on. Yes, we understand. जब खास तौर पे जब मेकअप शेकअप नहीं हुआ होता है तो कैमरा की टेक्नोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने नोट किया। और मर्द हजरात के लिए भी अप्लाई करता है। कुछ लोग जो है वो गंजी में बैठे होते हैं, कहते हैं अबे यार अभी उठ के शर्ट पहननी पड़ेगी, कहाँ मुसीबत में डाल दिया है। सो let me share my screen and we can get started. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल। Excellent. So let me put this into full screen. Awesome. सो विजन एंड वैलिडेशन। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कोर्स काफ़ी सालों से एनआईसी के अंदर पढ़ाया भी जा रहा है, और एक काफ़ी मेरे हिसाब से एक ये फाउंडेशनल डिस्कशन होती है। बट आई वॉज अनएबल टू फाइंड एनी कंटेंट, एनी एक्चुअल content on vision and validation across the NIC network, which I found really remarkable. उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको बहुत हल्का लेते हैं, और जो मेंटोर्स आते हैं या जो फाउंडर्स आते हैं वो अपनी कहानी बयान कर देते हैं कि जी ये मेरा विजन था और ये मैंने इस तरह वैलिडेट किया, बट कोई प्रॉपर कोर्स मटेरियल जो है वो मुझे नहीं मिला। तो मुझे ये फ्रॉम स्क्रैच बनाना पड़ा है। ये पहला इटरेशन है, आप लोग गिनी पिग हैं इस इटरेशन के, तो हम साथ जो है इंशाल्लाह लर्न करेंगे। And I would really value your feedback on how we can make this better. And perhaps we can standardize, come to a point where we standardize this content for NICs that are using the FI curriculum. So, मेरे बारे में कुछ, I apologize for the dramatic photograph. But sometimes you have to go in and actually get a proper picture taken. It comes in handy in all kinds of places. Pitch decks, VC decks, fundraising decks. उन जगहों पे ये जो है ना, it gives a good image, I believe. अब मेरा तजुर्बा तकरीबन 30 साल का है। I've been working all over the world. I left पाकिस्तान, मतलब मैंने IBA से अपना ग्रेजुएशन किया था 1991 में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी उस वक्त शायद पैदाइश भी नहीं हुई होगी। उस वक्त मैंने ग्रेजुएशन की थी, और फिर वहाँ से 96 में मैं पाकिस्तान से चला गया था। 2017 में मैं वापस आया, और 20 साल के बाद, और उसके दौरान जो है मैंने कोई 10-15 साल मिडल ईस्ट में गुजारे, 5-6 साल US और कनाडा में गुजारे।
तो काफ़ी दुनिया घूमने का मौका मिला, अपने बाल सफ़ेद करना और इवेंचुअली लूज़ करने का मौका भी मिला, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मिला। तो मैंने ये एक फ़ैसला किया था वेरी अर्ली ऑन दैट आई विल नेवर वर्क इन द सेम इंडस्ट्री ट्वाइस। So in 30 years, you can imagine you can actually cover quite a lot of industries if that is your intention. So I've worked in consumer electronics, financial technology, media, real estate, tech startups. I've worked for Reckitt Benckiser, Johnson and Johnson, Novartis. मतलब काफ़ी कंपनियों में काफ़ी काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जो 2-3 इंटरेस्टिंग रोल्स मैंने होल्ड किए हैं पिछले 5 सालों में, उसमें से आई वाज़ मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ करीम पाकिस्तान फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अंटिल द एक्विजिशन हैपेंड। एंड करीम के साथ काम करके जो मुझे एक मेरा पैशन इग्नाइट हुआ टू वर्क विद स्टार्टअप्स, दैट इज़ नाउ लीडिंग टू माय जॉइनिंग NIC as a project director for Karachi, inshallah. And it is also the reason I joined Founder Institute. I'm one of the Karachi directors for Founder Institute in Karachi as well. तो मैंने अपने स्टार्टअप शुरू किए थे 2011-12 में, जब स्टार्टअप्स करना इतना कूल नहीं था। तो आई डिड a roadside battery replacement service startup called 800 Battery in the UAE in Dubai in 2012. वो मेरा पहला स्टार्टअप था, और वहाँ से फिर मैं 2-3 दफ़ा और भी हाथ पैर मार चुका हूँ। कुछ कामयाब रहे, कुछ सख्त नाकामयाब रहे, और इट्स बिन अ जर्नी सिंस देन। साथ साथ मैंने किताब भी लिखी है, बिल्डिंग ब्रांड यू। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज़ द बुक। इट्स बेसिकली डिज़ाइंड फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर देमसेल्व्स, हाउ टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड अ लोकल पब्लिशर फॉर दिस। अभी तक ये सिर्फ अमेज़ॉन पे अवेलेबल थी। अब ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है महीने में पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी एट अ वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस। 500 रुपये के अंदर जो है आपको किताब मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं साथ साथ टीचर भी हूँ, मैं KSBL पे पढ़ाता भी हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैंने IBA पे एक दूसरे मास्टर्स डिग्री के लिए एनरोल किया हुआ है। पिछले सेमेस्टर में डीन्स लिस्ट पे था एज अ टॉपर इन माय बैच। So, for all those of you that were not brilliant in your, or are not, or you don't think that you're brilliant right now at school, put in 30 years of experience, and you'll become brilliant, because you'll get knowledge, you'll get experience that there's no other way to get. So I have a 3.89 GPA. The highest GPA I ever had at IBA when I was there in the 80s was 3, highest ever. और जिस दिन मेरा 3 GPA हुआ, उस दिन मतलब मैंने बहुत अपने आप को थपकी दी। मैंने कहा, A1 भाभी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू एंड पुट बिहाइंड यू एंड मूव ऑन। जस्ट ऑलवेज ऑलवेज बी इन अ लर्निंग मोड। ठीक है ना? इनफ अबाउट मी, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो व्हाट इज विजन and what is impact? Now, I want to start with a little bit of an awareness session, if you will, on the United Nations Sustainable Development Goals. I don't know if you guys have heard of this, but the UN has a global compact with 10 objectives. And coming out of that global compact is what they call the UN SDGs. There are 17 SDGs, and you can actually read about them at your leisure. I am actually a trainer for the United Nations. So I train companies on how to become SDG compliant. क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा passion point है. And one of the reasons that I was attracted towards
Kareem, when I joined them, I left a CEO job to become a marketing director at half the salary. And the reason for that was that Kareem is a company with purpose. They don't exist just to make money. They exist um, to enable people's lives. Their vision statement literally is simplifying the lives of people in the region. अब इसका मुझे बताइए मोबिलिटी से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं. But they realize that mobility is a huge challenge in the region for women, for many socioeconomic classes, where people struggle to actually get from point A to point B. So they decided to solve that problem first and then expand into other problems that they want to solve, such as um, democratizing payments, right? So Kareem Pay is a result of that drive. Then again, trying to simplify people's lives, they have they've now created a super app in which you can do everything that you need to do within one screen. It's a very powerful call to action internally and externally. So people who are working at Kareem or who are ex Kareem, they have the same shared passion, the same shared vision, and that makes for very cohesive teams and very powerful branding both internally and externally. Now, if you want to see what kind of tools are available, they're actually on your website. You can access them on fi.co. And you can actually develop impact KPIs that are relevant to your current business idea. And I would encourage you to do this for a number of reasons. The first one being that it's important for you to do for yourself. But the second one is that venture capitalists and funders of all sorts, especially those outside Pakistan, are very, very keen on startups that solve these kinds of problems and recognize that they are contributing to the development of the human race one way or the other. So these KPIs are called IKPIs. I'm sorry. I hope you guys all know what KPIs are, your key performance indicators, right? So you create special KPIs called impact KPIs that help to determine what is the impact of your company, your startup on the ecosystem within which it operates, on the structure of Pakistan, on the global map, whatever the scale and scope of your startup is. When when you've written down your IKPIs, write a couple of sentences about how you can actually reach 1 million people on that particular metric. And it may seem completely unachievable right now, but you'll be surprised at how powerful this can be in stimulating thinking in the long term. So do the exercise. As I said, there are tools available on your dashboard that you can access. You'll also find examples of how people have written other IKPIs and see whether or not you can come up with something that makes sense. Acha ji, this is what the SDGs look like. Um, sorry, give me 1 second. There are 17 of them, and um, there's something in there for everyone, literally. If your startup cannot support one of these, I would be extremely surprised. Now, the only reason that would be is that you are not aware of the SDGs or you don't care about them enough. And so I would challenge the second part of that. I think you should care. It's good business, and it gives purpose to your company that is part of what we call the quadruple bottom line. So in the old days, excuse me, it used to be the triple bottom line. But now we talk about the quadruple bottom line.
So, number one on that list is purpose. Number two is planet. Number three is people. And number four is profit. How many startups do you know that are obsessing about making money? If that's your only objective, yeah, I mean, sure, you might get some traction. You might even get an angel investor who will put money behind it because he sees the opportunity to make money. But to me, I think that's just such an opportunity lost. Now, how do you determine if you have a good business idea? Well, let's start with this. Does it solve a problem? And you guys already know this, but you would be surprised at how difficult it is for some startups to actually clearly state what problem they're solving. And it is literally the first slide on every pitch deck. And if it's properly stated, it grabs the attention of the VC or the person you're pitching to. And if it is not properly stated, then it just goes downhill immediately because the person listening says, यार ये बंदा problem तो define कर नहीं सकता, ये आगे क्या solve करेगा इस problem को, right? The second question, will someone pay you to solve that problem, right? If it is something that's nice to have, and people are like, yeah, but I am not really going to pay for this, that's not really worth it. Number three, what price will they pay for it? And you need to determine this. You can't go in there with a generic thing that says, oh, yeah, this is a great idea. Someone is willing to pay $5 for it. Unfortunately, my cost is $25. So I'm not really solving a problem. All I'm doing is digging a hole. Number four, how big is the market? How many people are willing to pay for your product or this solution? Number five, are you passionate enough about it? And please believe me when I say this, this is one of the most misunderstood areas of entrepreneurship. People believe that passion is enough. Yes, passion is important, but passion cannot be the reason that you get into solving a problem. There has to be a rational, logical answer to the question, does it solve a problem? You need to be passionate enough to stick with it, but passion alone will not get you through. It just won't work unless you are a professional founder. And that's actually the journey that you're embarking on with NIC. Number six, have you tested your idea? So this is what VCs call POC, proof of concept, right? Have you shown that it works? And it can be a small, group of people um, that shows this, but this validation is what we're actually talking about. Are you open to advice? The answer to that, normally everyone says yes, 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 I'm very open, I understand, I listen well, I'm brilliant at listening, whatever feedback I get I incorporate. And unfortunately it's nonsense. Many of us are married to our ideas. हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई हमारे आइडिया को क्रिटिक करे या उसको फीडबैक दे। हमारे लिए वो आइडिया हमारा बच्चा होता है या हमारी बेगम होती है या हमारा मियाँ होता है, वो तो परफेक्ट हैं, तो हम उनके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है ना? जिस वक्त एक वीसी को या एक एंजल इन्वेस्टर को ये लगेगा कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, they will walk away. They'll just walk away because it's not worth it for them. उनको पता है कि मेरा जो है ना सर मैंने जाके इस दीवार पे मारना है और मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, इस बंदे ने वही करना है जो उसकी मर्जी है और उसका रिजल्ट ये होगा कि मेरे पैसे ज़ाया होंगे और मेरा टाइम ज़ाया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो आइडिया है जो फीडबैक के साथ ग्रो कर सकता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा unless you are open to listening, unless you're open to advice. Have you thought about marketing? How will you market your business?
What are the channels you'll need to use? How much budget will you need? If you don't know, ask someone. And that's where people like me come in, who have 30 years of experience in marketing, and understand how to create awareness, how to get app downloads, how to build an online business. Ask people. That's what mentors are for. They will help you as much as they can, right? So it goes to the second point of the seventh point of, are you open to advice? So moving on. Are you being realistic about your goals? There are some people who shoot very high. You know, they say that, we will go to Mars by 2025, as an example. And half the world laughs, and the other half buys their shares. And so Elon Musk, becomes valued as a trillionaire, or whatever his valuation is right now, as an individual and as a business. But it is important to be realistic. If you want to start, I've recently met a startup that said they wanted to get 10 million app downloads in a particular space in 2 years. And I just started laughing because there aren't that many customers in that space. So basically, they were saying we want to have 100% of all customers in that space plus another 30%. तो मैंने कहा भाई देखें, थोड़ा सा realistic हो जाए. No, I mean, it's people understand why you want to put a big number, but it's not about the number. It's about the thought process that gets you to that number. And so we use terms like total addressable market, serviceable obtainable market, and so on and so forth, so that we can show, okay, by total potential, let's say 20 million है, 20 million लोग हैं पाकिस्तान में जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. उसमें से जो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, वो लेट से 2 मिलियन लोग हैं. और उनमें से जो हमारा टारगेट है पहले साल के लिए, वो 2 लाख लोग हैं. हम 2 लाख लोगों को लेकर आएंगे ये प्रूव करने के लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है. उसके बाद हम जाके फंड रेजिंग करेंगे और हम 2 मिलियन लोगों की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं. And last but not least, point number one, does it solve a problem? I am bringing this up again because it's that important. If it's not solving a problem, there's no point. अगर आप सिर्फ एक me too चीज़ बना रहे हैं because you think that it's cool to be an entrepreneur and you don't really want to spend any more time going through university and आप बेजार है ज़िंदगी के साथ, and you're not solving a problem, none of this will help you. ठीक है जी? So now let's talk about 10 methods for identifying customer needs. Number one, start with existing data, right? So this means that you have to do a lot of desk research, dig out reports, find what already exists online. There are hundreds of data sources available in today's day and age, maybe thousands, I don't know. But please understand, whatever you're doing, there is some data that exists either partially or fully around that problem. Interview stakeholders. So, what does this mean? Any startup has multiple stakeholders, right? You have customers, you have um, government entities, you have corporate entities, you have employees, potential employees, competitors. There's so many different sets of stakeholders in any ecosystem that taking the time to talk to them upfront will really help you with problem identification. And once you have that, that confidence of speaking to these guys, you can then start mapping out the existing customer process and what it is that you're trying to achieve. And you'd be surprised at how um,
often people actually do a very, very basic customer process mapping. And then they're surprised when investors really pull them apart, just shred them on that slide. Because they're like, okay, if you don't really, really understand the process, how can you map the journey? And if you're not able to map the journey, then what is it exactly that you're trying to solve? Right? Because if you don't know what challenges, what hoops your customer has to jump through in order to solve their problem, how are you going to solve their problem? The next step is you find people who are suffering these from these problems, and you conduct what we call follow me home research. So basically you shadow these customers during the time that they're trying to solve this problem, and you see what they do. Are they going on their mobile? Are they going on a desktop? Are they calling friends? Are they on Facebook? Are they using Google to search for solutions? What is it that they're doing? And how does that support the process and journey that you have identified? Interview those customers formally. Sit down with them and say, look, I would like to understand this part of your life. Please help. And you would be surprised at how often customers are willing to give you whatever they understand. They have no problem with this. Um, Internally and externally, you can actually conduct surveys from the point of view of the customer and say, look, I'm trying to solve this customer's problem. What should I do? How should I do it differently? Analyze the competition, really get into an in-depth understanding of the competition. And the reason you want to do this is because you want to be able to identify what they do and what gaps exist so that you can solve those problems, and you can differentiate yourself. Now, in this process, you can also interview people from competition. There's no harm in that. पाकिस्तान में बहुत आसान है. आपने अगर लेट्स से कोई ई कॉमर्स पे काम करना है, तो आप लिंक्डइन पे जाएं, दराज के प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर से मिलें, उनसे कहें कि भाई मुझे आई नीड योर हेल्प, एंड ask them for help. There's absolutely no harm. um, but you need to be able to analyze competition and do it very, very well. Understand cause and effect relationships. We sometimes look at a behavior or we look at an action and we say, oh, this happened because of this, but actually that's not the cause. It might be the effect of something that happened that we are not aware of. So try and understand what are the drivers in the value chain, what are the drivers in the customer process and the customer journey, um, and how can you make those connections in order to influence them, right? You want to have a product offering with a particular angle, and maybe that angle will be one of the causes in this particular business process. And last but not least, you can actually get your customers to record their experiences through diary studies, some form of record keeping that allows you to look back on their behavior after, let's say, 1 week or 2 weeks, and say, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने ये जब किया है, excuse me, आपने ये जब किया है तो ये क्यों किया आपने? Why did you do this? What drove you to do this? And the more times you ask the question why, the more detailed and understanding you will build, inshallah. Okay, so let's talk about the basics of market research. Um, Market research is defined as the process of gathering information which gives you a greater awareness of how people will react that you want to sell to, right? Your current product or your potential product and or services. So basically, it's the process of gathering information. It's the process of building insights.
Now, information and insight are not the same thing. And if we were in a classroom, I would ask everyone to take out a piece of paper right now and write down the difference between information and insight. So, um, the difference between information and insight is that information is usually data that has been organized into some sort of fashion, but insight is those things that you those aha understandings that you get as a result. Um, uh, okay, so I have a couple of comments here which I just noticed. I will of course share the slide deck with you. But I always find that if you want to consolidate your learning, you should be taking notes anyway. It's just a way to structure your own thinking. ठीक है? But yeah, I hope that's a good answer. Now, what are the different types of market research? Well, I'll just go through this quickly. Primary and secondary. Primary means research that you do for yourself. Secondary means research that you gather from the internet or from, reading journals or talking to, basically looking at passive sources of data such as industry reports, online research, and so on. Um, and then you have qualitative research, and this is so qualitative research means research without um, definitive answers, but it tells you a lot of soft information about the subject that you're trying to understand. So, for example, if you do a focus group is a group of, between 6 and 8 participants. You bring them together. Let's say that you're launching a fintech and you want to understand their current usage of mobile wallets. You bring them in, you sit them down together, and they talk about, how they use Jazz Cash and Easy Pesa and Falana and Dimkana. And that gives you a general understanding of that space and and what those people are trying to achieve. But it will not give you hard numbers. It won't say, well, 80% of people have this need. That will come from a different kind of research. The other kind of qualitative research is called IDIs, in-depth interviews. And the idea behind IDIs is that you sit down with one person, not 10, and you really get into a lot of details about the category and their behavior and their attitudes and beliefs and so on. So it is, qualitative research का फ़ायदा बहुत है, नुकसानात भी हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है of behavior and attitudes in your category. नुकसान ये है कि it's not quantifiable. Quantifiable research is called quantitative research, and this is done in the form of questionnaires with closed-ended questions. So, for example, if you send out 100 questionnaires using SurveyMonkey or Google, and you have a question in there that says, do you use mobile wallets? Yes or no? And let's say 85% of the respondents say, yes, I use a mobile wallet. Then you can say that according to my research, 85% of respondents are using mobile wallets. This is quantifiable. This is, absolutely crystal clear. Now, there are some things you have to watch out for when you're doing questionnaires or surveys. You have to make sure that you don't bias your respondents. There is a science behind writing research, so I always recommend getting input from a professional market researcher or someone who has actually done work in this area, so that they can guide you on how to get the right kind. You ask how to ask the right kind of questions and get the right kind of so you get the right kind of answers. Competitor analysis, so important. You really, as I mentioned earlier, need to understand your competition. So you need to be, on their website every day. You need to be ordering stuff from them to see how the experience was.
You need to file a complaint with them. You need to, do a lot of in-depth analysis to understand who they are, what kind of products and services they actually offer, what is their market share, and what are their current and past strategies. And this is really important, not only for your VC who you're presenting to, but also for yourself, so that you are not doomed to repeat the mistakes that they made earlier. What is their promotion and media mix, and their strengths and weaknesses. This is what we call a SWOT analysis. I'm sure you guys are aware of it. You have to outline your own strengths and weaknesses, opportunities and threats relative to your competition. And this is really, really important. Um, if you don't do a good job of identifying these things, this means that you have not really done your due diligence in preparing to pitch your idea to a VC. Um, Startups should begin by interviewing at least 10 prospective customers just to understand the problems that their market is facing. In those interviews, you don't even have to talk about your product. You want to interview both users and buyers during the customer validation process. So now I have a question for you guys. Um, what is uh, the difference between a user and a buyer? Can you guys just put it in the chat? Any ideas? Because ये एक fundamental mistake है जो लोग करते हैं. They don't realize that that user and buyers are sometimes not the same people. Yeah, any thoughts? Okay. A user might use a service, a buyer might, okay. Yeah, that kind of comes from it, but right. Buyer can be someone buying it as a gift for the user. A user is the person who's consuming the product, right? So for example, अगर आप बिस्किट कैटेगरी में बात कर रहे हैं या फूड में बात कर रहे हैं जनरली, तो बच्चा जो है वो खाना खाता है, मगर माँ उसकी प्रिपरेशन करती है, मगर बाप उसको ख़रीदता है. और आप में से जिन लोगों की शादी हुई भी है, आपको पता होगा कि कुछ ब्रांड जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. किसी कैटेगरी में अगर आप गलत ब्रांड घर लेकर आ जाएं, तो आपको वापस दुकान जाना पड़ता है, क्योंकि बेगम कहती है कि सठिया गए हो, ये कोई ब्रांड है, ये कोई हमने कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, तुम तो हमारे घर में मेहमान की तरह रहते हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, ये कभी तुमने देखा है मुझे. मतलब इतनी बातें सुननी पड़ेंगी कि उससे बहुत अच्छा है कि आप वो ब्रांड उठाएं और वापस जाएं दुकान में, कहें भाई वो वाला दे दे यार, इसमें कम से कम चिक चिक तो नहीं है. ठीक है. So the buyer is someone else, the preparer is someone else, the consumer is someone else, the user is someone else. तो इनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, अब आप बताइए कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, राइट? क्योंकि आपने बच्चे को भी इन्फ्लुएंस करना है, आपने माँ को भी इन्फ्लुएंस करना है, आपने बाप को भी थोड़ा सा अवेयरनेस रेज करनी है कि भाई मेरा भी ब्रांड है, मैं आपकी बीवी के साथ मेरा रिश्ता है, मुझे भूल मत जाइएगा. सही है. सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड. I appreciate you guys taking the time to give me the answers. I think you get it very clearly कि ये actually है क्या चीज़. जितना जल्दी आप अपना कस्टमर वैलिडेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं. ठीक है. आपने कस्टमर परसोना बनाने. परसोना क्या होता है कि जी ये हैं माजिद. माजिद हैं 25 से 28 साल की उम्र के, कराची के रहने वाले. उनका जो है इस डिजिटल कैटेगरी के साथ ये इन्वॉल्वमेंट है. वो दिन के दौरान कम से कम 2 घंटा यूट्यूब पे गुजारते हैं, 1 घंटा फेसबुक पे होते हैं, और 1 घंटा कुछ ऐसे चैनल्स पे होते हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना. अब उन चैनल्स पे तो हम जाके इश्तेहार नहीं देंगे, मगर हम बाकी चैनल्स के थ्रू उनको रीच कर सकते हैं. ठीक है. सो ये आपने एक माजिद का परसोना बना लिया. उसी तरीक़ा से शायद आप एक आयशा का परसोना बनाएं. शायद आयशा माइट बी अ मदर 35 to 45, जिसके 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, जो चाहती है कि अपने बच्चों को मैं बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट अपब्रिंगिंग दूँ. चाहे इसका मतलब ये हो कि मुझे अपने पेट पे पत्थर बांधना हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बच्चों के लिए.
तो ये एक अलग पर्सोना बनेगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई आप कोशिश ये करें कि इस पर्सोना को उसके इमेजेस जो है ना, इंटरनेट से उस पर्सोना के इमेजेस लेके एक पेज पर डाल दें, ताकि कोई भी अगर इस पर्सोना को देखे, माजिद को देखे, आयशा को देखे, जिसको भी देखे, दे शुड अंडरस्टैंड, अच्छा अच्छा ये कस्टमर पर्सोना, इससे हम बात कर रहे हैं, सो हाउ डू वी टॉक टू देम, ठीक है, हाउ डू वी टॉक टू देम। तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू एक्चुअली इंटरव्यू दीज पीपल, सिट विद देम, उनसे आप बात करें और उनसे पूछें कि भाई ये हम ये चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। और जो वो लहजा, जो वो ज़बान, जो वो लेक्सिकॉन, वोकेबुलरी, बोलने का तरीका अपनाएं, वही आप उनको प्लेबैक कर दें अपने रिसर्च, अपने कम्युनिकेशन में। सो इट इज़ वेरी वेरी डूएबल, बट आपकी नीयत सही होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, ये नहीं होनी चाहिए कि जो मेरे जहन में है वो मैं वैलिडेट करूं, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, मतलब आई वुड से ऑल द ग्रेट स्टार्टअप्स लॉन्च विद वन विजन एंड वेरी क्विकली दे रियलाइज दैट दे हैव टू पिवट। ये आपने टर्म सुना होगा, पिवट। पिवट का मतलब होता है कि भाई हम जा रहे थे यहाँ, अभी हमने रियलाइज किया है कि ये जहाँ हम जा रहे हैं ये गलत है, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, अपनी फोकस को पिवट करते हैं। एंड सो फॉर एग्जांपल, करीम जब लॉन्च हुई थी, करीम वाज लॉन्च्ड एज अ B2B प्रोडक्ट। सही है, आपको, आप लोगों को ये पता थी ये बात। सो दे वर बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटर्स ड्रीम, कि भाई मेरी कंपनी है दुबई में, मगर हमारे दफातर हैं पूरे मिडल ईस्ट में, मेरे एग्जीक्यूटिव्स ट्रैवल करते हैं, जब वो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको जाके टैक्सी ढूंढनी पड़ती है। तो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कंपनी एक्स सिटिंग इन दुबई, I can make a call and have a car waiting for my executive at Jeddah airport. Dedicated travel companion था करीम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि भाई ये तो मतलब बहुत छोटी मार्केट है, और उनके ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस का जो डॉक्यूमेंट है, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट था, उसमें वन ऑफ द requests that they had from the technical team was that there should be the ability of one admin person to book and manage rides for multiple people within the organization. ये डे 1 की उनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ईयर 7 तक वो रिक्वायरमेंट उसी लिस्ट पे वहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो पिवट कर चुके हैं, हम तो डायरेक्ट टू कस्टमर जा रहे हैं, हम कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे हैं, कैप्टन टू कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो after 7 years, they finally removed that from the product development list. पर 7 साल तक वो चीज़ रही वहाँ पे, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं पिवटिंग, ठीक है जी। So whatever interviews you conduct, whatever answers you're looking for, please try to get accurate information. Don't try to get information that supports your argument, that supports your thought process, because that may not be accurate and you're only fooling yourself. अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, अपना पैसा ज़ाया करेंगे, अपनी ज़िंदगी ज़ाया करेंगे उस एक गलत थॉट प्रोसेस के साथ चलते हुए। फ़ायदा निश्ता, फ़ायदा निश्ता मकावा, ठीक है। By the way, my mother is she's not actually a Pathan, but we call her a Pathan because she was educated in Kohat. So she did her medical college from Kohat Medical University. तो वो माशाल्लाह से 2 अलग किस्म के पश्तो बोलती हैं और बहुत फ्लुएंटली बोलती हैं, और मैं उनसे ज़िंदगी भर कहता रहा कि मुझे पश्तो सिखा दें, मगर मैं सीख नहीं पाया, ये मेरे अंदर कमी रह गई। पश्तो मुझे काफ़ी मुश्किल ज़बान लगती है, मगर एट द सेम टाइम अगर आप एक पठान से पश्तो में बात करें, उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो मतलब आपको आसमान पे चढ़ा देता है।
ये एक लैंग्वेज के साथ एक वो होती है ना, एक मोहब्बत होती है अपनी ज़बान के साथ। तो वैसे भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मार्केट में निकल जाता हूँ। तो मैंने काफ़ी, जो पुराने ज़माने में NWFP होता था, जो फाटा के एरियाज़ होते थे, सब एरियाज़ में मैंने घूमा है। शू पॉलिश मैंने बेची है, चेरी ब्लॉसम, पता नहीं आप लोगों को याद है कि आप वाकिफ़ हैं कि नहीं। और चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्रांड होती थी। तो वो हमारा सारा माल जो है वो NWFP में बिकता था, क्योंकि पाकिस्तान का हर मोची एक गांव से आता है। NWFP में KP के अंदर एक गांव से हर मोची उसी गांव से आता है। सोचने की बात है। एनीवे, सॉरी फॉर दैट डाइवर्जन, मैं थोड़ा पिवट कर गया एक सेकंड के लिए। अब हम वापस आते हैं। सो 2 or more people शुड पार्टिसिपेट इन ईच कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू, ताकि आप जो है ना अकेले वहाँ बैठ के सिर्फ बातें ना सुन रहे हो। बिकॉज 2 लोग अगर होंगे या 3 लोग आपकी टीम के होंगे, एक ही कस्टमर का फीडबैक उनको अलग अलग नज़रों से वो देखेंगे और अलग कानों से सुनेंगे। सो जितने ज़्यादा लोग आप अपनी कंपनी के इन्वॉल्व कर सकते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए है। और ख़ास तौर पे जब को फाउंडर साथ बैठते हैं ना और कस्टमर की बात सुनते हैं, तो को फाउंडर की थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाती है बिल्कुल ही। क्यों कहते हैं भाई यार, मैं तो यहाँ से आ रहा था, कस्टमर तो वहाँ जा रहा है भाई, राइट। और फिर उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। हमेशा कोशिश करें फेस टू फेस इंटरेक्शन की। आजकल के ज़माने में भी फेस टू फेस चल रहा है। मास्क पहन लें, 2 मास्क पहन लें, कोई मसला नहीं है। मेरी MBA क्लास में एक लड़का आता है, वो गैस मास्क पहनता है, वो जो शीशे का जो मास्क होता है ना, पूरा जो गर्दन से लेके सर तक लगा होता है। मगर क्योंकि उसके माँ बाप काफ़ी ज़ईफ़ हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहता है कोविड के साथ, राइट। तो वो उस फेस मास्क को पहन के 3 घंटे की क्लास अटेंड करता है। सो देर इज़ अ वे, देर इज़ ऑलवेज अ वे। जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दीज फेस टू फेसेस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लें। मेक श्योर दैट यू आर इंटरव्यूइंग द राइट पर्सन। अगर आप गलत बंदे से बात कर रहे हैं तो इट्स जस्ट टाइम लॉस्ट। और ये कभी कभार आप 5 मिनट के बाद आपने इंटरव्यू शुरू कर लिया होता है और आप कहते हैं अबे यार ये बंदा तो है ही नहीं मेरे लिए, इससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। बट उस वक्त आप उठ के जा नहीं सकते। लेट द कस्टमर टॉक। आप वहाँ उस इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप उसको इम्प्रेस कर सकें कि भाई देखें मैंने मैंने क्या सोचा है, मेरी क्या ज़बरदस्त सोच है, मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में मसला हल करने आया हूँ। वो कहेगा अबे चल, शक्ल देखिए अपनी, मेरी ज़िंदगी में आया है मेरा मसला हल करने के लिए। शायद आपके मुंह पे ना कहे मगर सोचेगा ज़रूर, बड़े पर लगे हुए हैं आपके, मेरे मसले हल करने के लिए आए हैं आप। अब्दुल सत्तार ईदी लग रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ना। सो whenever you talk to the customer, ask questions. Use that time to ask questions, clarify things that you don't understand. Even if you think you understand them, ask questions. Once you have understood that person's point of view completely, might take half an hour, might take 1 hour, then share your product or solution. बिकॉज आप ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना थॉट प्रोसेस जो है उसकी वजह से उस कस्टमर का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, कलर हो जाए। यू वांट टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर टुडे। सो शेयर योर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन आफ्टर यू हैव बिल्ट योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिफोर। कि जी आज तो हम एक नया ऐप लेकर आए हैं आपके लिए, ये देखें ऐप, अब आप बताएं। वो बंदे की सारी थॉट प्रोसेस ही उधर चली जाएगी। उसके बाद आपने जो एग्जिस्टिंग उसका प्रॉब्लम है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो डोंट डू दैट। And as I mentioned, more than one person should be meeting these people. So you use a buddy system. दोनों 2-3 लोग जो हैं एक साथ बैठ के इंटरव्यू करें, ताकि अगर कोई एक बंदा कुछ मिस कर जाए तो दूसरा वो सवाल पूछ ले। अगर कहीं पे कोई चीज़ आए जो बिल्कुल क्लियर ना हो, तो एक बंदे ने जो ओरिजिनल सवाल पूछा था दूसरा बंदा उसका क्लैरिफिकेशन मांग ले। तो इसमें जो है ना बोरियत नहीं होती है, कस्टमर भी खुश रहता है कि यार ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, दे वांट टू दे रियली वांट टू नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ये एक बड़े फ़ख्र के लिए एक बात होती है कस्टमर के लिए कि यार ये मेरे मेरे थॉट्स को इतनी वैल्यू दे रहे हैं ये लोग, ज़बरदस्त यार, मैं लेट मी हेल्प देम एज मच एज आई कैन।
And last, ask open-ended questions. Open-ended questions. Don't try and project your answer onto that person. ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम एक मिसकंसेप्शन या प्री कंसेप्शन लेके आते हैं इंटरव्यू के अंदर, उसको आप साइड पे रख दें और कस्टमर की सुने कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए, एंड मे बी दैट विल चेंज द वे दैट यू आर अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम. सो you can ask questions like, how do you feel about your current situation or the current solution that you have? Because देखें, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो सॉल्व हो रहा है. सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या वो कमी है उस सोल्यूशन के अंदर जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या बेहतरी आप ला सकते हैं जो आपका कंपेरेटर नहीं लेकर आया या उसके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मिक्स में नहीं है. ठीक है ना? एंड देन मे बी यू आस्क देम टू क्वांटिफाई कि भाई अगर ये मैं मसला आपके लिए हल कर दूं तो आपके लिए कितने पैसे बनेंगे, कितने पैसे बचेंगे, कितना टाइम बचेगा. आस्क देम टू क्वांटिफाई दैट, बिकॉज दैट कैन बिकम अ KPI, राइट? दैट कैन बिकम अ KPI फॉर यू कि जी मैं अपने कस्टमर्स के हफ्ते के 2 घंटे जो वो इस काम करने पे निकालते हैं, 2 घंटे मैं बचा सकता हूँ. यानी महीने के 8 घंटे, यानी साल के 100 घंटे. तो यानी अगर मेरे पास 1 लाख कस्टमर हैं तो मैं 1 करोड़ घंटे लोगों के बचा रहा हूँ जिंदगी के. दैट इज अ KPI. You're giving people the gift of time, which is the biggest gift you can give. And how important is this problem? मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपके लिए अहमियत के रैंकिंग में कहाँ पे आता है? Is it number 1? Is it number yaar, it's a nice problem you're solving, but I don't really care. Then maybe you have to relook the problem you're solving. Maybe you have to relook how you have framed that problem. And of course, the big question of why. ये जो W वाले questions है ना, why, what, when, where, who, ये बड़े अहम सवाल हैं. आप लोग कोशिश करें कि सारे ये सवाल हर रोज अपने आप से पूछें, अपने कस्टमर से पूछें, अपने टीम मेंबर से पूछें, अपने स्टेक होल्डर से पूछें, आपके एडवाइज़र से पूछें, NIC पेशावर की टीम से रोज़ाना जाके पूछें वाई. इतना पूछें कि वो लोग भी बेजार हो जाए, भाई हाथ छोड़ दे यार, किधर पे पीछे पड़ गया वाई लेके, खुद नहीं पता जवाब. नहीं मेरे पास तो जवाब है, आपके पास क्या जवाब है? सही है. तो मुझे आप लोग एक ये ज़रूर काम कीजिएगा कि कल से जब भी आप मिले ना NIC पेशावर वालों से, उनसे आप बस ये फूटते ही पूछ लें वाई, फूटते ही. NIC पेशावर की मुझे ऑफिशियल कंप्लेंट आनी चाहिए कि आपने क्या अजियत में डाल दिया हमें. ये हर बंदा हमसे वाई पूछता, फिर हम कुछ भी बोलते हैं वाई. ठीक है, मुझे ऑफिशियल कंप्लेंट आनी चाहिए. ये सवाल जो है ना, ये यू हैव नो आइडिया हाउ पावरफुल दे कैन बी. मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं जब मुझे कोई एक मसला लेकर आता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो मैं उससे पूछता हूँ सो व्हाट. तो कहता है मतलब. मैंने कहा भैया आपने ये प्रॉब्लम बयान की तो सो व्हाट, इसका मतलब क्या है? भाई उसका मतलब ये है. तो फिर मेरा जवाब होता है सो व्हाट. कहते हैं क्या मतलब? इसका मतलब ये है. फिर मैं बोलता हूँ सो व्हाट. तो नॉर्मली 5 दफ़ा सो व्हाट बोलता हूँ, तो पांचवी जवाब पे जो मुझे जवाब मिलता है ना, दैट इज द रियल रीजन फॉर अ प्रॉब्लम. बाकी सारे हम सिम्टम्स की बात कर रहे होते हैं, मसलों की बात कर रहे हैं, ऊपर ऊपर सरसरी बातें कर रहे होते हैं. तो ये सो व्हाट भी एक बड़ा काम का है. कस्टमर आपसे बोले यार ये मसला है, या आपकी टीम मेंबर आपसे आके बोले कि सर ये मसला है, तो आप बोले सो व्हाट, देखें क्या होता है. ये बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटजी है to try and get answers to your questions. Sorry guys, just give me 1 second.
सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा सा खुश्क हो गया था, तो मैंने अपनी बेगम से रिक्वेस्ट किया कि मुझे चाय पहुंचवा दें, और ये वैसे भी मेरी सुबह की पहली चाय है, तो आप सबको चाय मुबारक हो। चंद दिनों तक हम पी सकते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रमज़ान की तरफ गामज़न है, तो मेरा ख्याल है क्या 2 हफ्ते रह गए रमज़ान के लिए। सो आई एम रियली enjoying माई मॉर्निंग टी। ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई ठीक है, कस्टमर प्रॉब्लम तो है, बट व्हाट मेक्स यू स्पेशल, व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड क्वालिफाइड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सो नंबर वन, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। ठीक है, मुझसे अगर आप कहें कि यार उमर आब्दीन के क्या क्रेडेंशियल्स हैं आके विजन एंड मिशन, विजन एंड वैलिडेशन पढ़ाने के, आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। अगर आप किसी से जाके मेंटरिंग पूछते हैं, तो आपका क्या सवाल होता है कि यार ये बंदा मेरी फील्ड का है, क्या ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऐड कर सकेगा या कर सकेगी? इफ़ द आंसर इज़ येस, डू दे हैव द राइट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सेकंड, आर यू वन इन अ मिलियन? एंड दैट कुड बी द केस. There are exceptional human beings, I'm sure, on this call as well. I'm not one of them. I don't claim to be one in a million anything. ठीक है, but you could be, and there could be a reason that makes you so special, makes you so unique to solve this particular problem, right? So for example, दो हफ्ते पहले I met with one founder who was from a particular area of Hazara, जहाँ पे उनको लोहे, एल्यूमिनियम की कंस्ट्रक्शन का काम करना था, मगर वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई नहीं थी। तो ही वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली पुट दिस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन दिस एरिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, आप क्यों? कहते हैं सर एक्चुअली हमारी जो फैमिली है वो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम 3 जनरेशन से कर रही है, और हम फ़िलहाल जो एल्यूमिनियम के जो माल है वो हमें लाहौर से मंगवाना पड़ता है, या हम कराची से भी मंगवाते हैं, और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं चाइना से। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और मेड इन पाकिस्तान को बूस्ट देने के लिए हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और दिस इज़ व्हाई वी फील दैट वी आर द राइट पीपल फॉर दैट, एंड दैट्स ग्रेट, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हियर। कि भाई you understand the category, you understand the people, you are from that gaon, from that village, your father is maybe the one of the tribal elders or whatever it is. Maybe you are that one in a million, and if the answer is yes, then that must reflect in your pitch deck कि जी, without sounding कि आप अपना सीना टार्जन की तरह पीट रहे हैं, uh, but you have to get across the point that look, there are some unique things that I bring to the table that no one else can bring, and here they are. Third thing is ability. क्या भाई आपको ये काम करना आता भी है या सिर्फ शौक है आपको? टेक फील्ड में किसी भी टेक रिलेटेड इंडस्ट्री में ये प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है, दूसरी चीज़ों में ये ज़्यादा मुश्किल होता है टू डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी। बट यूजुअली पीपल से कि भाई मैं पिछले 4 साल से ये नौकरी कर रहा हूँ, या मैं पिछले ये 2 स्टार्टअप्स के अंदर काम कर चुका हूँ, अब मैं अपना स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, उसकी ये वजह है, ये मेरी एबिलिटी है जो मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। एप्टीट्यूड, आपके अंदर कोई ऐसी लीनिंग है, कोई ऐसी टेंडेंसी है, कोई ऐसी लेटेंट स्ट्रेंथ है जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं। आपका किस, जैसे मैं NIC कराची ज्वाइन कर रहा हूँ, आई बिलीव आई हैव एन एप्टीट्यूड टू हेल्प स्टार्टअप्स, इसलिए मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, बिकॉज this is something that I believe I must do. This is my, call it whatever you want, sadqa jariya, you know, contribution to the ecosystem, depending on how you want to look at things. This is my contribution to NIC Peshawar, and
And you guys, I'm not getting paid for this. There's no, there's no financial motivation for this. But I believe that if people like me don't do this, it will never happen. Because बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त इकोसिस्टम के अंदर इस तरह टाइम देने को तैयार हैं, राइट? आप लोग और औरों से मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, कम से कम 500,000 बंदा है पाकिस्तान में जो ये काम हर रोज कर रहा है। मगर 500,000 बंदा 22 करोड़ की आबादी में, राइट? सो इफ यू हैव एन एप्टीट्यूड यू मस्ट डू इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस कैटेगरी? व्हाट इज योर ड्राइव? व्हाट इज योर पैशन? व्हाट इज योर एनर्जी? अब मेरी आवाज़ जो है ना, वो कभी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि मुझे बोलने की आदत ज़्यादा है, राइट? तो जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ थक जाती है। बट क्या करें, कल रात मैं एक इवेंट पे था रात के 9 बजे तक, आज सुबह आप लोगों के साथ बैठा हूँ और सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के सोया हूँ मैं, क्योंकि काम काफ़ी सारे थे। और वो रात को कभी कभार होता है, वो आपको इल्हाम आ रहे होते हैं रात को, तो आप बैठ के जो अपना प्रोडक्टिव काम है वो, यू नो फैमिली सो जाती है 12-1 बजे, तो फिर आप अपना प्रोडक्टिव काम शुरू करते हैं। तो कभी कभार वो कामों की लिस्ट जो है वो लंबी हो जाती है, फिर अचानक फजर की अजान आ जाती है, फिर आप कहते हैं अरे भाई सुबह को एनआईसी का प्रेजेंटेशन है, आवाज़ कैसे खुलेगी? बट it's all about your attitude, it's all about what you want to contribute. It's also about self awareness, क्या आप अपने आप को जानते हैं? और मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि हम लोग अपने बारे में जो है ना डिल्यूजनल होते हैं। डिल्यूजनल समझते हैं आप? हम समझते हैं कि हमारा कद रियलिटी से ज़्यादा है, हमारा वज़न रियलिटी से कम है, हमारी खूबसूरती रियलिटी से बहुत ज़्यादा है, हमारे अट्रैक्टिवनेस, हमारे पर्सनैलिटी बहुत वाव है, बहुत वाह। जब आप एक्चुअली लोगों से फीडबैक लेंगे ना, ये मैंने अपनी किताब में भी ये इसके टेक्निक्स लिखे हैं कि इस चीज़ के ऊपर अपने आप को जानने के टेक्निक्स कौन कौन से हैं। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस अचीव करते हैं ना, तो आप कहते हैं अच्छा भाई, अल्लाह ताला ने कद तो नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हुस्न भी नहीं दिया, तो क्या दिया अल्लाह ताला ने? दिमाग दिया है, दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं और शायद उससे कुछ इज्जत मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इज्जत दिलवाने वाला है, ठीक है ना? तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। You should not be delusional about yourself, about your capabilities, about your approach to life. You should not. आप दुनिया को गधा बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को गधा ना बनाएं। You must know yourself inside and out. आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं? वीकनेसेस जानना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने वीकनेसेस को इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं यार, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करूंगा। अरे भाई, तो वीकनेसेस अगर हैं तो किसी और को अपने साथ को फाउंडर बना लो जो वो वीकनेसेस नहीं रखता है, ताकि आपके स्ट्रेंथ्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और आप उड़ना शुरू कर दें। डू यू नो व्हाट आई मीन? सो सेल्फ अवेयरनेस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल. Know your strengths and abilities, to know what your team building requirements are, understand your strengths and abilities, but most important, know your values and principles. देखें, मैंने बहुत सारे को फाउंडर एग्रीमेंट्स टूटते हुए देखे हैं, बहुत सारे बेहद, क्योंकि एक को फाउंडर कहता है कि यार मैं रिश्वत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, रिश्वत मैंने किसी को देना ही नहीं है, चाहे वो साला गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर हो या ब्यूरोक्रेट हो या वो बंदा हो जो मेरे कंपनी पे ताला लगा सकता है, मैं उसको रिश्वत नहीं दूंगा। और दूसरा बंदा कहता है भाई यार तू भाई पागल है क्या, पाकिस्तान में धंधा करने के लिए यार रिश्वत नहीं देगा, कैसे काम होगा तेरा, बल्कि मेरा काम कैसे होगा? अच्छा तू ऐसा कर, तू मेरी तरफ ना देख, मैं कर लिया करूंगा जो करना होगा। मगर ये वो दूसरे बंदे के लिए जायज़ नहीं है, वो कहेगा यार भाई मेरी रिस्क तो अब हलाल नहीं रही ना, तो मैं क्या करूं? तो इस पॉइंट पे बहुत अच्छे दोस्तों की आपस में दोस्ती ख़त्म हो जाती है, कंपनियां टूट जाती हैं,
फाउंडर एग्रीमेंट्स टूट जाते हैं, बहुत बहुत पेनफुल एक्सरसाइज होती है। तो आपको अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और साथ साथ आपके जो को फाउंडर है उनके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। मेक सेंस? सेल्फ बिल्कुल। रिस्पेक्ट, self respect. You have to respect what you are trying to achieve. You have to respect others who work with you. You have to grant them self respect. बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी नौकरी इसलिए छोड़ते हैं कि उनका जो बॉस है ना वो उनकी रोज़ाना बेइज्जती करता है सबके सामने, तो वो एक दिन भिन्ना के गुस्सा हो के अपनी कंपनी शुरू कर देते हैं। भाड़ में जाए मेरा बॉस, मुझे अपना बॉस बनना है। ऑल गुड सो फार, बट जिस दिन वो पहला अपना टीम मेंबर हायर करते हैं उस दिन वो खुद फिरौन बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने और कोई मैनेजमेंट स्टाइल देखा ही नहीं है, उनको तरीका आता ही नहीं है। तो पाकिस्तान में जो अना अना का जो मसला है, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है भाई। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट द करीम कल्चर was the respect that they give to all Kareemers, all captains, and all customers. अच्छा जी, now how do you test your business model? भैया अगर आपने एक बिजनेस मॉडल बनाया है तो आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि whether you are being successful or not? तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कॉल्ड मिनिमम सक्सेस क्राइटेरिया, MSC। ठीक है, मिनिमम सक्सेस क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली आप ये एक पेपर पे लिखते हैं कि यार अगर मैंने अगले 5 साल में ये चीज़ें अचीव कर ली तो आई विल कंसिडर दिस स्टार्टअप अ सक्सेस। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एनुअल रेवेन्यू नंबर दैट वुड प्रोजेक्ट अ सक्सेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब इसको फॉर ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी आई वॉन्ट टू बी सर्विंग 1 million customers in 3 years, right? I want to have done 1 million transactions in 3 years. I want to be EBITDA positive. EBITDA आप लोग समझते हैं, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Basically it's a measure for net profit. I want my company to be net profit positive. I want my company to be cash flow positive to the tune of X. यूजुअली मैं कोशिश ये करता हूँ कि वैल्यूएशन का टारगेट ना डालूँ, क्योंकि वैल्यूएशन जो है ना बड़ा अनरिलायबल एक मेट्रिक है। एक ही कंपनी को दो लोग देखते हैं, एक बंदा बोलता है यार ये $1 million कंपनी है और दूसरा बोलता है ये $10 million कंपनी है, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ठीक है ना? बट रेवेन्यू, कस्टमर्स, EBITDA, these are not things that are debatable. Either EBITDA is 1 million or it's zero. It's, you can't debate whether it is 1 million or not. अच्छा, फिर आप इस MSC नंबर को एक कस्टमर थ्रूपुट नंबर में कन्वर्ट कर दें। कस्टमर थ्रूपुट का मतलब है कि भाई अगर मुझे लेट से $5 million रेवेन्यू लेकर आनी है ईयर 3 में, हाउ मेनी कस्टमर्स डू आई नीड टू हैव इंटरेक्टेड विद इन ऑर्डर टू गेट टू $5 million? तो अगर आप एक कस्टमर पे $1 कमा रहे हैं रेवेन्यू, तो आपने 5 मिलियन कस्टमर्स के साथ आपने इंगेज करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने जब MSC बना लिया, अपना बिजनेस मॉडल उस MSC के सामने खड़ा करें और देखें कि भाई क्या ये बिजनेस मॉडल इस MSC को ड्राइव कर रहा है कि नहीं। अगर आपका करंट बिजनेस मॉडल ये है कि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% लॉस ले रहे हैं, ठीक है, जो होता है बहुत सारी कंपनीज में बर्न स्ट्रेटजी चलती है और वो शुरू में 1-2 साल कहते हैं कि भाई हम लॉस में जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मगर अगर आपका MSC है कि मैं EBITDA पॉजिटिव हूँगा, तो ये इन दोनों में तजाद आ गया। बिजनेस प्रोसेस EBITDA नेगेटिव पे लेके जा रहा है, आप कह रहे हैं मुझे EBITDA पॉजिटिव होना है। मेक सेंस?
अब जब आपको अचानक ये पता चल गया कि भाई मुझे तो 5 मिलियन कस्टमर के साथ इंगेज करना है इन ऑर्डर टू डिलीवर माय रेवेन्यू नंबर, क्या 5 मिलियन कस्टमर एक्सेसिबल हैं मेरे लिए? अगर आप 100 मिलियन कस्टमर की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें से 5% को रीच करना बिल्कुल पॉसिबल है। मगर अगर आप 1 मिलियन कस्टमर की टारगेट मार्केट को लेके चल रहे हैं और आपको 5 मिलियन कस्टमर के साथ एंगेज करना है, तो ये सर खुजलाने वाली बात है कि भाई आप कैसे करेंगे। या तो आपका मॉडल ऐसा हो कि 5 लाख कस्टमर के साथ आप 10 दफ़ा ट्रांजैक्शन करेंगे, तब आप 5 मिलियन पे पहुंच सकते हैं। बट वो बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। और ये बिजनेस मॉडल जो 5 मिलियन कस्टमर एक दफ़ा आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल अलग है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ही अलग हैं। सो क्या आपके चैनल्स स्केलेबल हैं? आपने जो डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी मैं ईयर 1 में 20,000 कस्टमर लेकर आऊँगा, अगर आपको 5 मिलियन कस्टमर पे जाना है तो क्या आपके पास वो स्केलेबिलिटी की जगह है? अगर नहीं है तो यू हैव अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लाइफ टाइम वैल्यू का। आप लोगों ने सुना है LTV? आप इस तरह देखते हैं कस्टमर को कि यार ये बंदा अगर ज़िंदगी भर मेरे ऐप के साथ, मेरे प्रोडक्ट के साथ, मेरे सोल्यूशन के साथ इंगेज करता रहा, वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, तो अगर हर दफ़ा एक बंदे की वैल्यू मुझे $1 मिल रही है हर हफ्ते, और 52 हफ्ते होते हैं साल के, तो 10 साल में ये बंदा मुझे $520 देगा। ये आपकी लाइफ टाइम वैल्यू है। अब आप रेवेन्यू से डिवाइड करें तो अचानक आपको 5 मिलियन कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं है। अब आपको शायद 100,000 कस्टमर्स की ज़रूरत है। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए, कस्टमर थ्रूपुट रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। क्योंकि अब आप कह रहे हो भाई यार, अगर इस बंदे को मैंने एक दफ़ा पटा लिया और इसको मैंने इंगेज रखा और ये लॉयल कस्टमर बन गया और ये हर हफ्ते आके अपना ₹150 ड्रॉप करके जा रहा है, तो मैं तो जीत गया। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली मेरी 1 लाख की कस्टमर के साथ मैं ये अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं 1 मिलियन कस्टमर्स ले आया 1 लाख के बजाय, तो क्या मेरा रेवेन्यू $50 मिलियन हो सकता है? एंड इफ द आंसर इज यस, फिर तो VC आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे कि भाई ये $1 मिलियन ले ले, मुझे 10% दे दे कंपनी का। क्योंकि उसको पता है कि अगर $50 मिलियन की रेवेन्यू हो गई तो $250 मिलियन की वैल्यूएशन आ गई, तो 250 मिलियन का 10% उसको $25 मिलियन मिलेंगे वापस। क्योंकि आपने अपने बिजनेस मॉडल को आपने अपने सक्सेस क्राइटेरिया के साथ मैच कर दिया। देखना है कितना पावरफुल हो सकता है ये आपके लिए, और कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। अच्छा, $1 के बजाय अगर आप $1.5 ले ले बंदे से, तो क्या वो भाग जाएगा? यू डोंट नो, मे बी यू डू अ टेस्ट कि भाई आपके 100 कस्टमर बन गए ना, आपने 5 कस्टमर की प्राइस बढ़ा दी, $1.5 कर दी, देखें क्या होता है। अब अगर 5 में से 5 रह गए आपके पास, अगले हफ्ते आके $1.5 छोड़ के चले गए, मतलब आप तो जाए और मलेशिया में छुट्टी मना के आए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा छक्का मार दिया। आपने एक वैलिडेशन कर ली है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इलास्टिसिटी है। इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं इलास्टिसिटी, कि आपने प्राइस बढ़ाई मगर डिमांड कम नहीं हुई। सो दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। अब अगर आपको बड़ा पंगा सूझ रहा है तो 5 और कस्टमर ले और उनकी $2 कर दें,
देखें क्या होता है। अब अगर 5 में से 5 वहीं रह गए या 5 में से 4 भी वहीं रह गए $2 पे, आपकी रेवेन्यू डबल हो गई। वो जो 1% ड्रॉप हुआ, जाने दो उसको, 20% ड्रॉप ऑफ हुआ ना, मगर 100% इंक्रीज हो गया, तो नेट तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये बहुत अहम सवालात हैं जो आपके बिजनेस मॉडल की टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस के दौरान आपको इनका जवाब लेकर आना है। इसके बगैर आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट नहीं होता है। ऑलराइट, हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कस्टमर्स? ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडस्ट्री मेंटोर पकड़ लें किसी को। आपने ई कॉमर्स में काम करना है, दराज से किसी को पकड़ लें। फिनटेक में काम करना है, फिनजा में से किसी को पकड़ लें। You know, people are willing and able to give you time. It depends on how you approach them, how professional you are, what value you add to their lives, what you offer them in exchange. आप मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कर दें और कह दें कि भाई हमारे जो मेन 3 एडवाइजर्स होंगे उन सबको 1-1% इक्विटी दूंगा मैं। सही है। मैं देखता हूँ कौन मना करेगा आपको। खास तौर पे अगर आपने ऑलरेडी रेवेन्यू शुरू कर ली है और कुछ ट्रैक्शन आपकी आ रही है, आपको बड़े से बड़ा एडवाइजर मिल जाएगा 1-2% इक्विटी में भाई। और अगर आपने बहुत ही बड़ा गेम खेलना है, आप उसको बोले यार यार भाई तू हमारे लिए बिल्कुल सही बंदा है, तू ऐसा कर हमारे साथ को फाउंडर आ जा, 10% इक्विटी ले ले तू। वो बंदा तो हिल जाएगा यार। वो कहेगा अच्छा है, 10%? क्यों, क्या चाहिए आपको? ही विल आस्क यू ऑल द डब्ल्यू क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हाई, and if he agrees, now all of a sudden you have an industry person, a well-known person in the industry on your team, और उसका मकसद हयात है आपके लिए दरवाजे खोलना, आपके लिए फंड रेजिंग करना, आपके लिए अवेयरनेस रेज करना। लिंक्डइन पे उसके पोस्ट जाते हैं, वो आपको टैग करेगा, आप अपने पोस्ट डालेंगे, ट्विटर पे उसको टैग करेंगे, लोग कहेंगे यार अच्छा ये बंदा इनके साथ काम कर रहा है। आपके पिच डेक के अंदर उसकी तस्वीर और प्रोफाइल आ जाएगी। तो जो वीसी होगा वो बोलेगा अच्छा आपने इस बंदे को लिया हुआ है, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल अचानक बढ़ गई। आप 3 लोग 24, 25 और 26 साल के हैं, ये बंदा जो है ना 50 साल का है, इसका तजुर्बा है, ये आपके साथ क्यों काम कर रहा है, पहले ये बता दें। अब आइडियल सिचुएशन में वो बंदा उस वक्त कॉल में होगा आपके साथ, क्योंकि आप पिच कर रहे हैं। तो कहेगा जनाब मुझे इन बच्चों के बारे में ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, ये इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, ये जिनका जो सोल्यूशन है ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसका जो यूआई यूएक्स है इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है, तो आई लव इट। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्टार्टअप के अंदर किसी मेंटोर को, एडवाइजर को, को फाउंडर को इक्विटी देना उसके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और जो बंदा आपको उस बात पे ठुकराए ना, आप उसको कहें अच्छा भाई तू माफ कर दे यार, तू बहुत बड़ा तोप है, तू तू ही बादशाह है भाई, तू रहने। Don't bother to waste your time with them. Now they might say कि look, I don't want equity because there's a conflict of interest. I can't accept equity, but I will help you anyway, because वो उसको इतना अच्छा लगेगा कि यार ये बंदों ने मुझे ये कंसिडर किया कि मैं इतनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कि वो वैसे ही आपके साइड पे हो जाएगा। Do you see what I mean? So try and find the right mentors, the right advisors, people who know the industry, people who can guide you. Second, build your skills with study. यार I'm 50 years old and I'm doing a second master's degree because you have to. अगर आप मेरे LinkedIn प्रोफाइल पे जाएं, आप देखेंगे कि मैंने कम से कम 40-50 LinkedIn के और कोर्सेरा के कोर्सेज किए हुए, ऑनलाइन कोर्सेज। क्यों? क्योंकि मुझे एक चुल है, मुझे एक ख्वाहिश होती है हर वक्त मेरा एक ना एक एजुकेशनल कोर्स चलना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने अपने वीकेंड्स को रद्द कर दिया इस चक्कर में, मेरी फैमिली मुझसे सख्त बेजार है। सैटरडे 1 o'clock to 6 o'clock आई एम एट IBA कराची यूनिवर्सिटी,
Sunday 1 o'clock to 6 o'clock I am at Karachi University. So there's not a, I mean, I could be doing other things on the weekend, but I've chosen to study because I think that it is how you grow, how you build your skills and your competencies and your knowledge base, and how people look at you and go, यार वाह यार, ये बंदे को कुछ पता है यार, इसने कुछ पढ़ा है, कुछ किया है, इसको शौक है, सीखने का शौक है. गेट इन द लूप से क्या मुराद है कि भाई जाके आप नेटवर्किंग करें लोगों के साथ, लिंक्डइन पे, इन पर्सन इवेंट्स. कल रात में गया हुआ था यहाँ, स्टार्टअप ग्राइंड का कराची चैप्टर रीलॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने अर्जिश जो हैं, जो स्टार्टअप ग्राइंड चलाते हैं पाकिस्तान में, 24 साल का बच्चा है भाई माशाल्लाह से, उन्होंने वहाँ ये भांडा फोड़ दिया कि भाई उमर आब्दीन इज़ नाउ कमिंग इन एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ NIC कराची एंड वी वेलकम हिम हियर, ये वो. और उन्हें मुझे ऑन द स्पॉट बुलाया कि उमर आप कुछ 2 बातें कर दें. तो मैंने उनका इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि ही पुट मी ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन. बट खैर, इट वाज अ वेरी गुड वे फॉर मी टू बी इंट्रोड्यूस टू द इकोसिस्टम, एंड बहुत लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत नेटवर्किंग हो गई, इतने सारे बिजनेस कार्ड्स मैं लेकर आया घर, इतने सारे लोगों ने मुझे वहीं पे लिंक्डइन पे ऐड कर दिया ड्यूरिंग माई 3-4 मिनट्स ऑफ टॉक. तो मैं जब स्टेज से आया नीचे तो मेरे पास 25 इन्विटेशन थे लिंक्डइन पे. मैंने कहा यार चलो, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड गेटिंग इन द लूप. नेटवर्किंग सेम थिंग. फोरम्स ढूंढें, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है. NIC पेशावर जैसा होनहार ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको. द पैशन दैट दीज पीपल हैव, I've met some of them. I'm looking forward to meeting more of them. They are dedicated to your success. Find more forums. There are so many online forums nowadays कि अल्लाह का शुक्र है यार. You can join forums in Silicon Valley. You can join LinkedIn groups that talk about entrepreneurship. There's so much going on. रेलेवेंट चीज़ें ढूंढें, ज़्यादा चीज़ें मत ढूंढें. 4-5 फोरम्स में आप पार्टिसिपेट करें, अपने वैल्यू ऐड करें, और लोग आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे. प्लीज़ प्लीज़ गेट सोशल. अगर आप में से कोई ऐसा अजीब इंसान लिंक्डइन पे नहीं है आज की तारीख में, तो खुदा के वास्ते आज की तारीख में आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं. और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है बाय द वे जब मैं लोगों को लिंक्डइन पे लेकर आता हूँ. कल रात में एक बंदे से मिला हूँ और मैंने उसको कहा कि देखें, मैं आपकी मेंटरिंग करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पे कि आप जाके लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बगैर मैं आपको मेंटोर नहीं कर सकता. तो उन्होंने कहा क्यों सर, कैसी? मैंने कहा भाई, यू डोंट एग्जिस्ट इफ़ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन. कीप इन माइंड ऑल्सो कि आप जो VC स्पेस में आप इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं, वो सारे VC ट्विटर पे हैं, सारे के सारे. तो जब आप ट्विटर पे जाते हैं और उनको टैग करते हैं और कोई अच्छे इंसाइटफुल बात लिखते हैं, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर प्रोफाइल. अच्छा, ये लड़का है जो इस चीज़ पे काम कर रहा है, ये खातून है जो उस चीज़ पे काम कर रही, लेट मी कनेक्ट विद देम, मे बी वी कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. दैट्स हाउ इट हैपन्स थ्रू forums like LinkedIn and Twitter. Read, listen, watch, right? न्यूज़ देखें, ख़ास तौर पे जो ब्लूमबर्ग TV आता है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे बिजनेस इंटरव्यूज़ आते हैं. देयर आर मैनी सच यूट्यूब चैनल्स एज वेल. मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग चाहें प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट यूट्यूब चैनल, बिकॉज फ्रेंकली आई नीड सब्सक्राइबर्स. But there's a lot of content on there that is interview based. It's interviews of entrepreneurs. Brandon Timinsky, जो SadaPay के जो founder हैं, he's an American, proper American, not Pakistani returned American, but proper Gora American who's come and setting up SadaPay in Pakistan, first digital bank in Pakistan. उसका इंटरव्यू है वहाँ पे. ऐसे आपको 50 और इंटरव्यू मिलेंगे. तो जब आपको टाइम मिले जाके देखें इंटरव्यूज़, लोगों के बारे में सीखें, मुनीब मायर के बारे में सीखें, एहसन जो दराज के CEO हैं, MD हैं, उनके बारे में सीखें. दिस इज़ हाउ यू लर्न.
This is how you learn about what's happening in the ecosystem and how things can potentially evolve. ये मेरी आखिरी स्लाइड है. ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसको ये लोग पुकारते हैं एज इकिगाई. इकी IKI इकिगाई. इकिगाई का मतलब है फाइंडिंग अ पर्पस फॉर योर लाइफ, अ रीजन फॉर योर लाइफ. तो यहाँ 4 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है. पहला सर्कल है इज थिंग्स दैट यू आर गुड एट, ठीक है. द सेकेंड सर्कल इज things that you love doing, because being good at something doesn't mean that you love it. I know many people who work in finance or accounting who are very good accountants, but they hate their jobs. They hate their lives. They wish that they worked in a creative field, or they wish they were entrepreneurs, or they wish something, whatever, but they spend their lives wishing. The third circle is what the world needs, right? Something good for the world. And the last circle is what you can be paid for, what the world is willing to pay you for. अब इनके मुख्तलिफ इंटरसेक्शंस आपको दिख रहे हैं, बट जो मेजर इंटरसेक्शन है चारों सर्कल्स का, उसको बोलते हैं इकिगाई. तो अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं मेरी तरह, I believe that I'm on the journey towards ikigai. This is something that I think about every day. I love the entrepreneurial startup ecosystem. I love it. I love everything about it. I love talking to founders. I love mentoring founders. I love working with startups. I love enabling them. I love giving them ideas. I love sharing my whatever knowledge I've accumulated. I love it. I also think that I'm good at it. I don't think I'm great. I don't think I'm the best in the world, but I'm good at it and I want to get better, right? I do believe this is important. The world needs this. It needs good advisors, mentors, guides in this ecosystem. And Alhamdulillah, I'm getting paid for it. You know, I'm joining NIC as a paid, position. ऐसा नहीं है कि मैं अपना टाइम वॉलंटियर कर रहा हूँ. तो ये मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है towards achieving ikigai. And ikigai is a journey. It's not a destination. You will never get to the point where you say, I have reached ikigai, I'm done. ऐसा नहीं है. The Japanese have a wonderful view of this. They say it is a lifelong journey. It's a pursuit of ikigai. It's not an achievement. It's a journey. तो on this note, थोड़ा फलसफियाना नोट पे हम एंड करते हैं. और I'm open to any questions that you have. Please do connect with me on Twitter. यहाँ पे मेरा YouTube का for some reason logo नहीं है, but I am on YouTube under my own name, Omar Abedin, and I'd love to connect with you guys and help you in any way that I can. Thank you so much, Omar. Umar, there are a few questions that our startups asked during this presentation as well. So if you could go to the chat as well, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं. So मैं एक तो इधर से शुरू करता हूँ कि आपके YouTube चैनल का अगर आप डिटेल बता दें, कौन क्या है वो. Someone was asking about it. कि आपके YouTube चैनल का नाम बता दें आप. यार उमर आबिदीन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, one word, उमर आबिदीन. और मैं क्योंकि काफ़ी पुराना हूँ इसलिए मेरे हर चैनल का नाम उमर आबिदीन ही है. तो ट्विटर पे भी आपको उमर आबिदीन मिल जाएंगे और लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी. So yeah, these 3-4 channels I use quite regularly. आपने उमर, I think आपको everyone करके अगर आप लिखते ज़्यादा बेहतर होगा, because I think आप yes directly भेजिए. Let me do that. So first mover advantage आपको हो गया YouTube और सारे उसके ऊपर, Instagram वगैरह के ऊपर. हाँ, because एक तो उमर आबिदीन थोड़ा सा अनोखा सा नाम है और आप जब लिंक्डइन में जाके OMAR टाइप करते हैं तो मेरा नाम आ जाता है, क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे काफ़ी लोग हैं. तो I really enjoy LinkedIn. It's a great platform. अच्छा, ज़ारा ने कहा है सो व्हाट पूछने से क्या होगा सर, लड़ाई होगी. सो देखिए ज़ारा, इसमें मैं ये कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आपने लड़ाई बोला है, conflict is not necessarily a bad thing. You understand? There are some conflicts that are very important because उसके बगैर
देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अगर हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहें तो जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी. Does that make sense? It will always, all progress comes from conflict, some disagreement, some misunderstanding, some लड़ाई of some sort. यार आपने बड़ी फेमस एक कहानी है, रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन के जो सीईओ हैं, he took a British Airways flight from London to New York or New York to London, and he had such a bad experience. उसने कहा लानत भेजता हूँ मैं इन लोगों के ऊपर, मैं एयरलाइन शुरू करूँगा. And within 1 month he had licensed an airplane, registered a company and launched Virgin Airlines. उसकी एक ही फ्लाइट थी वो लंदन टू न्यूयॉर्क. That's all Virgin Airline. बट क्या इंकशाफ उस एयरलाइन ने किया? पूरी इंडस्ट्री में जो कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स थे उसने चेंज कर दिए एक जहाज लॉन्च करके. तो ये जो लड़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं, हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथापाई ज़रूरी है. पाकिस्तान में फ़ौरन जो हम जो लड़ाई का जो मतलब निकालते हैं वो फिज़िकल फाइट हो जाती है, फ़ौरन रोड के ऊपर लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं. उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ. A disagreement of ideas, disagreement of thought, disagreement of strategy, disagreement of direction. ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अहम है. इनके बगैर कोई भी कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ नहीं होती है किसी भी दुनिया में. इसीलिए आप देख लें यूएस में जो पूरा जो इकोसिस्टम है हर चीज़ का, वो बहुत उन्होंने एडवर्सेरियल बनाया हुआ है. they have groups of people in a tussle with other groups of people always. उनका सिस्टम ही एडवर्सेरियल है. तो इसीलिए वो जो टसल जो इनोवेशन स्पार्क करती है ना, पाकिस्तान में हम शराफत में, इबरत में, अरे भाई ये बाबा बोल रहा है यार इसके साथ मैं कैसे डिसएग्री करूं, ये समझेगा कि मैं बदतमीजी कर रही हूं. ऐसा नहीं है. there has to be a way to have a constructive conflict discussion. I hope that answers your question. राबिया ने पूछा है so there's another जी please carry on. I thought कि पहले जानिस भाई से एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन था ज़ारा का ही. What do you mean by ecosystem? So ecosystem, entrepreneurial ecosystem एक है, एक investment ecosystem है. So are these या फिर ये सारे के सारे encompass into one major ecosystem? नहीं देखें, they are all Venn diagrams. जैसे ये इकिगाई का एक Venn diagram है. There is an investment ecosystem, there is a startup ecosystem, there is the Pakistani general ecosystem. इन सब में जो है ना overlaps हैं. और डिपेंडिंग ऑन फिर उसके अंदर स्टार्टअप्स के अंदर देयर इज अ फिनटेक, देयर इज अ टेक्नोलॉजी, देयर इज अ मोबिलिटी, देयर इज अ व्हाटएवर कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन दैट. सो डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं. मैं जब स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करता हूँ दैट इज़ इनकम्पसिंग ऑल द प्लेयर्स, जिसके अंदर फाउंडर्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं. ये सारे लोग जब आप मिलाते हैं तो एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनता है मेरी नज़र में. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. और राबिया का एक सवाल है कि हाउ टू नो वेदर माय टारगेट फॉर द कमिंग ईयर्स इज राइट. यू डोंट नो दैट राबिया. दिस इज one of the things you have to do as a founder. You have to make projections, but if your projections are based on reality, if your projections are based on consumer insight, then people will not challenge your assumptions. मगर अगर आपने assumption जो है ना हवा से खींचे हुए तो लोग कहेंगे भाई ये कहाँ से नंबर निकाल रहे हो आप. अगर आप ये कहें कि भाई मैंने 1000 लोगों का सर्वे किया है, उसका रिजल्ट ये है, अगर आपके पास इससे बेहतर डेटा है तो मुझे बता दें, मैं वो यूज़ कर लूँगी. मगर मेरा डेटा ये दिखाता है और मैं इस डेटा में से मैंने ये इनसाइट्स निकाले. ये 5 अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास जो किसी और के पास नहीं है, और इस 5 अंडरस्टैंडिंग्स में से मेरा एक प्रॉब्लम निकला है, और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए ये 3 चीज़ें करने जा रही हूँ.
That makes the difference. That's how you validate your own targets. And by the way, your targets will change every month. ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने 3 साल का टारगेट 6ठे महीने में पूरा कर लेते हैं, और फिर वो बैकफुट पे होते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है यार, ये रॉकेट शिप अचानक टेक ऑफ कर गई है और मैं तो रॉकेट शिप को बस पकड़ा हुआ हूँ. आई एम नॉट कंट्रोलिंग द रॉकेट शिप, आई एम नॉट ड्राइविंग द रॉकेट शिप, आई एम हैंगिंग ऑन टू द रॉकेट शिप फ्रॉम द आउटसाइड. ये भी होता है. और दूसरी तरफ भी होता है कि यार हमने तो सोचा था कि हम 6 महीनों में ये इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, मगर हम तो यहीं बैठे हुए हैं. और उसके लिए फिर अलग सवाल है कि भाई क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं अडॉप्शन आ रही है, लोग आते हैं तो चले क्यों जाते हैं, लोग आते हैं तो मतलब why don't they engage with you and so on. तो फिर there are different sets of diagnostic questions you have to ask. But your targets will continue to change every day for 3 years, 5 years. तो ये आप सोचे ही नहीं कि मैं जो टारगेट बना रही हूँ ना ये पत्थर पे लकीर बना हुआ, ऐसा है ही नहीं. Your targets will change, your business will change, your thought process will change, the way you talk to customers will change, the solution you present to customers will change, the solution from, you might even change from B2C to B2B. So change is the only constant that applies in startups. It's the only constant. Be prepared to change. If you're not willing to change, please, for the love of God, stop being an entrepreneur. जाके फार्मासिस्ट बन जाए, दुकान खोल लें, घर खरीद के किराए पे दे दें, रियल एस्टेट मैनेजमेंट में चले जाएं. अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए, entrepreneurship is not the place. Entrepreneurship is nothing but uncertainty multiplied by uncertainty multiplied by uncertainty. And you have to be comfortable with that. If you're not comfortable with that, you're in the wrong line of business. Please save yourself pain, money, energy, debilitating insecurity. Save yourself. Do something else. But if you're okay with change, if you're okay with, varying factors, the entrepreneurship is for you. अच्छा उमर, आपकी बात तो सही ना, एक क्वेश्चन इन लोगों ने किया था कि अकॉर्डिंग एक यूजर जो है is a user a user might use a service, a buyer might purchase products. So user and buyer can they wanted you to differentiate between a user and a buyer. तो आपके ख्याल से उसमें क्या होता है? So देखिए, who's the user and who's the buyer? अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी में हैं, राइट, so for example I am the buyer of Netflix services for my family, but the users are my 4 family members. अभी Spotify भी आ गया है, तो यार सब्सक्रिप्शन से तो अल्लाह माफ़ करे यार बच ही नहीं सकते आप. मतलब जितने पैसे महीने के उड़ रहे हैं ना इस वक्त, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, तो फलाना, तो गूगल ड्राइव, तो गूगल की एक्स्ट्रा मेमोरी, तो एप्पल की एक्स्ट्रा मेमोरी, तो फलाना का सब. मतलब मैंने तो एक दिन शुरू किया था इसका लिस्ट करना, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई ये तो मुझे टेंशन हो जाएगी अगर पता चल गया कि एक्चुअली कितने पैसे खर्च हो रहे हैं. तो आई एम द बायर, दे आर द यूजर्स. व्हेन यू टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टैंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट्स फॉर एग्जांपल, या पराठे या अंडा या जो कुछ भी है, उसके अंदर बायर शायद घर का मुलाजिम हो, राइट, मगर उसका जो इन्फ्लुएंसर है वो घर की बेगम है. और अगर मुलाजिम या मियाँ या बेटे ने गलत जाके चीज़ लिया है तो फ़ौरन वापस भेज देंगे कि भाई ये गलत चीज़ लेकर आए हो बेटा, ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, जाओ सही चीज़ लेकर आओ. मगर कंज्यूमर कौन है? घर का बच्चा, घर के मेहमान. तो वहाँ पे यूज़र और कंज्यूमर अलग है. सो इट रियली डिपेंड्स. कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि मैंने किससे बात करनी है. Who do I need to influence? Whose behavior do I need to change? So now we'll open for questions in case any startup has a specific question regarding vision and validation. तो आप लोग पूछ सकते हैं. Raise your hands or maybe you can just unmute yourself and ask questions. Yeah, please do. Okay, that's a good sign. There are no questions. Yeah. This isn't a good sign. लोग सोच रहे हैं. So the session was very helpful and very clear.
सब कुछ clear हो गया. No need for questions from my side at least. Excellent. Thank you so Great. much. Thank you. यार तो एंड करने से पहले फिर हमें जो है ना एक कंपल्सरी सेल्फी लेनी पड़ेगी. तो बिल्कुल एक हमने स्टार्ट में ली थी, अब एक हम एंड पे लेंगे. हाँ ले लें बिल्कुल, बिकॉज और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लें और फिर इंशाल्लाह इसको NIC वाले लिंक्डइन पे डालेंगे और वो आपको अभी थोड़ी देर में डल जाएंगी और आपको टैग करेंगे कि भाई आज हमारे इतने स्टार्टअप्स ने उमर आबदीन की 2 घंटे की बकवास सुनी और कुछ शायद कुछ सीखा. ये तो वक्त ही बताएगा. बिल्कुल नहीं. This touched almost every aspect of it, and I think you've also touched a few of our future sessions as well, जहाँ पे हम revenue की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग market research की बात करेंगे. So you've touched most of it, and this was very detailed, very informative. I loved it because you've simplified it so much for the startups, where you've given them so many examples. तो उससे ये the best part is that they can actually relate to it. So the session was great. I am very thankful that you took out time. Thank you. Thank you so much, Umar. मैंने जैसे कहा ना, विजन एंड वैलिडेशन अक्सर लोग उसको हल्का ले लेते हैं. ये हल्का नहीं है भाई. there has to be a reason that you exist beyond making money. ये बिल्कुल हल्का नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, so just give me a second, I'll take a picture as well. Or last chance for everyone who has not turned on their camera, so that फिर आपकी पिक्चर उसमें नहीं आएगी. You guys are going to miss out वो फन जो उसमें अभी आप फेमस होने वाले ना लिंक्डइन पे जाके. Because Fatma, Malik. So Umar, you tagged me in one of your posts earlier as well on LinkedIn. I got so many requests. तो रेहान अल्लाहवाला for example, अगर आपको कभी टैग कर दें तो the same thing happens. अर्जिश and रेहान भाई का ये I actually had to delete my Facebook account for some time, deactivate it, because रेहान भाई की वजह से मुझे इतने ज़्यादा requests आना शुरू हुए थे. It was actually driving me crazy. तो जी अभी मैंने भी कल रेहान से मैंने माफी मांगी है. उन्होंने भी यही हरकत मेरे साथ की थी कल. तो मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते यार, प्लीज don't do this to me यार. Anyway. Okay, so I'm taking a picture. Everyone, just give me a moment. Yes, one more. Please smile. Thank you so much, Omar. I've taken a screenshot as well. Thank you. Inshallah, we'll post this on LinkedIn and Facebook and all our digital handles. And thank you for joining in. Inshallah, we'll want you to fly over to Peshawar. This was the plan earlier as well, but because of the COVID situation, we couldn't ask you to come over. However, we're looking forward to hosting you at NIC as well. And personally, would like to thank you. Thank you so much, guys. Thank you, Umar. Thank you so much, Umar. Thank you so much for joining. Thank you. Stay real and good luck on your journey towards Ikigai. Perfect. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.